हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। होप है आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी बच्चे, हमने इस वीक के अंदर चैप्टर 4 सर्वनाम और उसके भेद और साथ में उसका अभ्यास कार्य बुक वर्क और साथ में चैप्टर 5 विशेषण, उसकी परिभाषा, विशेषण के भेद और साथ में इसका बुक वर्क, ये पूरा कंप्लीट किए थे दोनों टॉपिक। और आज मैं इसकी दोहराई करवाने जा रही हूँ। दोनों टॉपिक की इकट्ठी दोहराई करवाऊँगी एक दूसरे के साथ रिलेट करके, तो ध्यान से सुनोगे और अच्छे से इसको समझोगे। आपका जो पहला टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? बच्चे, अगर हमें संज्ञा पता हो तभी हम सर्वनाम कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो संज्ञा से ही स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमें संज्ञा पता होना चाहिए, तो उसके बाद हम सर्वनाम को अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं संज्ञा बताऊंगी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कहने का अर्थ है कि हर एक वस्तु का नाम संज्ञा होता है। तो अगर हमें संज्ञा का पता है तो सर्वनाम करना बहुत इजी है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा सभी का नाम हो गया, लेकिन सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में यही चीज़ बताई थी कि हम एक ही नाम को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हमें बोरियत फील होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक ही बार नाम लिख के देन उसके बाद हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। इस तरीके से हम सर्वनाम को डिफाइन कर सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। और अब आगे है सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद हैं 6। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर वक्ता, श्रोता और अन्य, ये तीनों आ जाते हैं, तो इनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आगे इसके जो उपभेद दिए हुए हैं उनसे हमें पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला है इसका उपभेद उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? मैं, हम, यानी कि वक्ता जो बोल रहा है। और मध्यम पुरुष कौन है? तुम और आप। और अन्य पुरुष कौन है? जिसके बारे में बात की जा रही है। मैं आपको बच्चे क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो मैं वक्ता हुई, तो मैं क्या बन गई? उत्तम पुरुष। और तुम बच्चे मेरे से पढ़ रहे हो, तुम सारे क्या हो गए? मध्यम पुरुष। और मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में किसी के बारे में बात बता रही हूँ, तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। मैंने किसी और की बात की, हम दोनों के अलावा बच्चे, आप बैठे हो और मैं हूँ, हम आपस में, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, लेकिन हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वो अन्य पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसी को ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा जो इसका भाग है, दूसरा इसका जो भेद आएगा वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर क्या होता है कि कोई चीज़ पास या दूर पड़ी हो लेकिन कंफर्म्ड हो कि वो हमारी है, श्योर हो हम इस चीज़ के लिए, तो वहाँ निश्चयवाचक। निश्चय का मतलब ही होता है पक्का, जो श्योरिटी हमारी है वो चीज़। तो यह घर मेरा है, तो इसके अंदर क्या है? ये निश्चयवाचक है। यह किताब मेरी है, तो भी ये निश्चयवाचक है, क्योंकि मैं कंफर्म्ड हूँ। मेरा भाई
अतुल से छोटा है, इस तरीके से मैं कोई वर्ड बनाती हूँ तो भाई मेरा है, निश्चय कंफर्म्ड है। तो इस तरीके से निश्चयवाचक सर्वनाम को हम डिफाइन करते हैं। थर्ड इसका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ जी बच्चे, मैं बात कर रही थी अनिश्चयवाचक। पहले मैं आप सबको समझाऊंगी निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें हम कंफर्म्ड हों, जिसके लिए हम श्योर हों, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये किताब मेरी है, तो मैं श्योर हूँ कि ये किताब मेरी है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसी को ही कहते हैं जिसमें हम श्योर हों किसी चीज के पास या दूर होने का हमें बोध कराए, निश्चित बोध कराए, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनको हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं। जैसे मैंने यह मेरी घड़ी है, वे मेरे चाचा जी हैं, तो ये इसको हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं। थर्ड इसका पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जिसमें हम कंफर्म्ड नहीं होते, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, तो हमें नहीं पता कि बाहर कौन है, हम कंफर्म नहीं हैं। अलमारी में कुछ पड़ा है, तो ये भी हमें कंफर्म नहीं है कि क्या पड़ा है। दूध में कुछ पड़ गया है, तो इसमें भी हम कंफर्म्ड नहीं है कि दूध में क्या पड़ गया है। तो इसीलिए इसमें हम श्योर नहीं है, तो इसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर लेंगे। बच्चे इसका फोर्थ पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक का मतलब होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो। जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बनाने के लिए किया जाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सो, जो ठीक काम करेगा वह फल पाएगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरीके से हम इनका संबंधवाचक सर्वनाम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि प्रश्नवाचक, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या, कहाँ, कैसे, कब, तो ये प्रश्नवाचक आ जाता है। बाहर कौन है या इस बक्से में क्या है, तो क्या है, कौन है, ये सारे क्वेश्चन मार्क के साइन आते हैं पीछे से। अगर कोई वाक्य लिखा हो लेकिन समझ नहीं आ रहा, उसके पीछे साइन क्वेश्चन मार्क का है, तो भी वो प्रश्नवाचक ही होगा। नेक्स्ट है बच्चे निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से कर्ता के अपनेपन का बोध होता है। निजवाचक, निज का मतलब क्या होता है? अपना, कि मैं मेरा काम स्वयं कर लूँगा, तुम अपना काम अपने आप कर लोगे। तो इसके अंदर क्या शो हो रहा है? कर्ता के अपनेपन का शो हो रहा है, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये बच्चे आपके हो गए सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद। आगे मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं। हमें संज्ञा पता है, हमें सर्वनाम पता है। अगर संज्ञा और सर्वनाम पता है तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, सुंदर, बुद्धिमान आदि। तो ये क्या है? विशेषण की परिभाषा है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहला मैं एक्सप्लेन करूंगी गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का मतलब जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, आकार, रंग, रूप, दिशा, दशा आदि के बारे में बताया जाता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपकी बुक के अंदर बच्चे गुण जो हैं उनके बारे में बताया गया है, दोष के बारे में भी बताया गया है, आकार के बारे में कि छोटा बड़ा, रंग के बारे में कि काला गोरा, टेस्ट स्वाद के बारे में, बहुत सारी चीज़ें 4 5 टाइप्स उसकी बता रखी हैं। तो प्लीज़ आप उसे एक बार रीड जरूर करना कि किसके अंदर क्या चीज़ आती है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष
दिशा दशा आदि के बारे में बताता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सेकंड इसका पॉइंट है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या क्या है, काउंटिंग, जिसको हम गिन सकें, जिसे हम नाप तोल नहीं सकें, गिन सकें। जैसे कि एक बच्चा, 3 लड़कियां, तीसरा नंबर, तो ये क्या है, जो 1 और 3 है ये तो संख्या में आ जाता है, इनको काउंटिंग में हम काउंट करते हैं। लेकिन जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रम होते हैं, इनको हम क्रमबद्ध करते हैं कि इसको क्रमबद्ध करना है, तो किसको कौन सा पद मिलेगा, तो तीसरा पद, चौथा, पहला, दूसरा, इस तरीके से, तो ये इसको क्रमबद्ध कहते हैं। तो लेकिन ये आते दोनों ही संख्यावाचक के अंदर हैं। तो संख्यावाचक क्या हो गया, जो हमें किसी वस्तु के बारे में, काउंटिंग के बारे में बताता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 100 आदि निश्चित संख्या वाले विशेषण है, पहला, दूसरा, तीसरा आदि क्रम बताने वाले विशेषण है, और कुछ, कई, बहुत से ये अनिश्चित संख्या वाले विशेषण हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, इसके अंदर अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 4 बच्चे खेल रहे हैं तो वहाँ मैं कंफर्म्ड हूँ, वहाँ मैं निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहूँगी। थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक के अंदर काउंटिंग नहीं होती है कभी भी, इसके अंदर हमेशा नाप तोल होता है। तो नाप तोल या माप के बारे में बताया जाता है, 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध आदि। तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसको सिर्फ नाप के बता सकते हैं। हमने कोई चीज़ तोल के लेनी है या मीटर से नाप के लेनी है तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंदर ही आएगी। तो ये इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध और भी बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर। परिमाणवाचक के अंदर आ सकता है बहुत पानी, ढेरों अनाज, बाल्टी भर पानी, तो ऑयल भी ले सकते हैं। तो जो चीज़ें लिक्विड हैं उनको हम लीटर में लेते हैं और जो कपड़े वगैरह है उसको मीटर में माप के लेते हैं। तो इसमें भी अनिश्चित और निश्चित होता है। इसके अंदर अगर कुछ मीटर कपड़ा तो मैं कंफर्म नहीं हूँ तो अनिश्चित, और अगर 4 मीटर कपड़ा तो मैं कंफर्म्ड हूँ तो निश्चित। तो इसी तरीके से हम इसको भी परिमाणवाचक विशेषण के अंदर ही लेंगे। इसका लास्ट पॉइंट है फोर्थ, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह हमारा घर है, मेरा घर, तेरा काम, यह घर मेरा है, तो इसके अंदर यह क्या है, सर्वनाम है, और घर क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, सॉरी। तो ये संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया है तो इसीलिए उसकी सार्वनामिक विशेषता बता रहा है, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब एक इसके अंदर और टॉपिक है प्रविशेषण का, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बताया था। तो प्रविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण और प्रविशेषण के अंदर जब हम दोनों कंपैरिजन करते हैं दोनों में, तो इसका अर्थ क्या है, पहले हम विशेषण की डेफिनेशन लिखेंगे फिर हम प्रविशेषण की। मैंने विशेषण की डेफिनेशन बताई कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने विशेषण में तो बता दिया, जैसे तेज, सुंदर, बुद्धिमान आदि, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि बहुत तेज, बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, जो मैंने बहुत लगाया है वो प्रविशेषण का एग्जाम्पल है, तो उसको हम प्रविशेषण के अंदर काउंट करते हैं। तो हाँ जी बच्चे, हमारा ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है दोनों चैप्टर, सर्वनाम और विशेषण, और संज्ञा में आपको पहले करवा चुकी हूँ। ये तीनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इसका बुकवर्क मैं दोनों ही चैप्टर्स का करके आपको PDF करके भेज दूंगी। अगर आपने कर लिया तो दी बेस्ट, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वाले बुकवर्क के साथ टैली करके उसको देख लेना कि आपका सही है या गलत है। खुद से करना, कोशिश ये करना कि खुद से करें, जो मैम ने समझाया है उसके अकॉर्डिंग खुद बनाएं,
कि इसका क्या आंसर आ सकता है। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मम्मा की हेल्प लें, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता तो बुक वर्क के अंदर आप देख सकते हो, जो मैं आपको PDF भेजूंगी। तो आप अच्छे से नीट एंड क्लीन अपनी बुक के अंदर पेंसिल से करना है। पेन से बुक के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि आप उस पर इरेज नहीं कर पाओगे। अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो वो अच्छा नहीं लगती है बुक। तो पेंसिल से करोगे तो नीट एंड क्लीन साफ साफ आप काम करोगे। लेकिन नोटबुक के अंदर आप अपना ब्लू पेन और ब्लैक पेन यूज़ करोगे और उसके साथ अच्छे से लिखोगे। हाँ जी, अगर बच्चे आपके एग्ज़ाम हुए, अभी तो फाइनल नहीं है, अगर आपके एग्ज़ाम होते हैं क्लास 5 तक के, तो मैं आपको आपका सिलेबस भेज दूंगी कि इसका सिलेबस क्या रहेगा आपका PT1 का। तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लेना, जो जो चैप्टर्स होंगे, और अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।